नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा लोकसभा चुनाव का। जैसे में लोकसभा चुनाव का ही माहौल है। 7 चरणों में से पहले चरण का चुनाव जो है संपन्न हो गया है। तो आज की वीडियो में हम इसी पर चर्चा करेंगे कि जो पहले चरण का चुनाव हुआ है 102 सीटों पर, उसकी स्थिति क्या रही है। इसमें गुणा भाग थोड़ा करेंगे क्योंकि अब की बार 400 के पार का जो नारा है बीजेपी का, किस तरह इसमें शूट हो रही है, किस तरह इसमें बैठ रही है। क्योंकि कल कश्मीर से कन्याकुमारी तक सभी जगहों पर थोड़े थोड़े चुनाव हुए हैं। हाँ, तमिलनाडु में जो 39 सीट थे उसमें 100% चुनाव हो चुके हैं। इसी सब हम डिस्कस कर लेंगे। हमारे सहयोगी विवेक जोशी जो राजनीति विशेषज्ञ भी हैं, सीनियर एडवोकेट भी हैं, बीजेपी से काफ़ी करीब रहे हैं। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। सबसे पहले तो आपने कल भी एनालिसिस किया था, काफ़ी अच्छा लोगों ने सराहना की है कि अब की बार 400 पार जो मोदी जी का नारा है वो कैसे आगे बढ़ेगा, किस तरह से मतलब कि उनको सफलता मिलेगी। क्योंकि कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक सभी लोग जो है इसमें जुड़े हुए हैं और सब वोटर लोग जो है काफ़ी एक्साइटमेंट हुए हैं। तो आज का हमारा जो विषय है कि 102 सीटों पर चुनाव तो हो गया है। अब इसमें ये बताइए सर कि कौन से स्टेट में किस तरह के चुनाव हुए हैं, किन लोगों ने किए हैं, और जो वोट ऑफ परसेंटेज है ओवरऑल तो 62% है। लेकिन पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा वोटिंग हुई है। त्रिपुरा में सबसे ज़्यादा 80% वोट त्रिपुरा में हुई है। तो आप किस नज़र से देख रहे हैं कि अगर हम पहले चरण की बात करें, हालांकि पहले चरण के रिजल्ट को देखते हुए जो चुनाव परसेंटेज हुए हैं हम कोई गणित तो नहीं लगा सकते, लेकिन एक जो है ये बता सकते हैं कि आगे जो है क्या कर सकते, क्या कहीं फेलियर अगर हुए हैं तो आगे क्या कर सकते हैं। कहीं फेलियर दिख रहा है इसमें बीजेपी। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, सर मुझे फेलियर तो नहीं दिख रहा, लेकिन वोटिंग परसेंटेज को देख के मुझे ये जरूर लगता है कि भाई ये जो वोटिंग परसेंटेज है ये 400 पार की परसेंटेज तो नहीं लग रही। क्योंकि मतलब लोगों को वोट देने के लिए जाना चाहिए। और इसीलिए आज मैं आपके चैनल के माध्यम से आज भी अपने भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को, भारतीय जनता पार्टी के सभी वोटरों को ये उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, उनको मेरा ये संदेश है कि भाई आप लोग अपने घरों से निकलिए और अपने मत का, अपने मतदान का प्रयोग करें और कमल के फूल पर बटन दबाएं और भारतीय जनता पार्टी को जिताएं। आप ये मत कहीं भी बटन दबाइए, लेकिन चुनाव तो वोट तो दीजिए। वोट आपका हक है। सबसे बड़ा चुनाव है, मतलब लोकसभा चुनाव एक आम चुनाव है, पूरे देश का चुनाव है। पूरे देश का प्रतिनिधित्व तो इसी पर डिपेंड रहता है कि आप किसको चुन रहे हैं। तो आप तो वोट दीजिए, भले कमल पे दीजिए, किस पे देना है आप दीजिए, लेकिन चुनाव दीजिए। क्योंकि वोट ऑफ परसेंटेज बढ़ना बहुत जरूरी है हमारे देश के लिए। जैसे बाकी चीज़ें जरूरी है वैसे वोट करना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो इसमें एक सब सवाल इसमें ये उठता है कि जो बीजेपी के लोग हैं या बाकी जो है कि आएगा तो मोदी ही, तो क्यों काम करूं, ये जो मनोवैज्ञानिक जो बैठ रहा है कार्यकर्ताओं में, इसको कितना हार्मफुल देख सकते हैं आप। देखिए, अभी की परिस्थिति में जो एक्चुअली 102 सीट जो मतलब पोलिंग पे गई हैं, अगर आप इन सीटों को देखें तो मेरे हिसाब से इन सीटों पर लगभग 50-50% फाइट रहती थी जी। एनडीए इन सीटों में पिछली बार जो है लगभग 42 के आसपास आया था, और जो एंटी एनडीए जो है मतलब कांग्रेस और उसके घटक दल जो है वो तकरीबन 43-44 के पास आए थे। तो इसलिए मतलब 50-50% की लड़ाई रही थी और बाकी की जो सीट थी वो दूसरे लोगों को मिली थी। तो इसलिए इस बार जो है इसमें मुझे नहीं लगता कि मतलब कुछ बहुत ज़्यादा फर्क आने वाला है, क्योंकि मैक्सिमम सीटें जो पोलिंग पे गई वहां पे लगभग लोगों को पता था क्या होने वाला है जी। पर आज जो लोगों ने कहा, जो लोगों ने सोचा कि भाई मोदी जी तो 400 पार के अपने आप ही आने वाले हैं, तो मैं वोटिंग करने के लिए क्यों जाऊं। ये सिचुएशन अगर आगे की चीज में चलती है, आगे के पोलिंग में चलती है, तो हाँ ये नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए जो कार्यकर्ता है, इसलिए जो वोटर है, उसको जागरूक होना बहुत जरूरी है और उसको अपना धर्म निभाना बहुत जरूरी है। आप सारी चीज मोदी जी के ऊपर नहीं छोड़ सकते। भगवान श्री राम को भी युद्ध जीतने के लिए सुग्रीव की हनुमान जी लगे थे, सुग्रीव लगे थे, लक्ष्मण जी लगे थे। इतनी बड़ी जो वानरों की सेना जो उनके लिए लड़ी थी वो चली थी। उसी तरह से जो भगवान कृष्ण थे, भले ही उन्होंने महाभारत में अर्जुन पांडवों की तरफ से लड़े थे, लेकिन जब तक उनकी तरफ से सेना नहीं लड़ी तो कोई युद्ध नहीं जीत सकता था जी। तो इसलिए आज अगर मोदी जी को
भाजपा को 400 के पार जाना है तो लोगों का घरों में से निकल के वोट देना बहुत जरूरी है। आप छुट्टी मनाने मत जाइए, आप भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए घर से निकलिए और उनको वोट दीजिए। सर देखा जाए तो जो वोट ऑफ परसेंटेज है ओवरऑल तो 62%, लेकिन खासकर आप पश्चिम बंगाल को किस नज़र से देख रहे हैं? त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, ये जो है ज़्यादा करके जो है ममता बनर्जी को लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सी वहाँ खड़ी हुई है। बीजेपी और ममता बनर्जी के बीच कांटे की टक्कर, आर पार की लड़ाई है वहाँ पर। हालांकि पिछली बार जो है 2014 की अपेक्षा 2014 में सिर्फ एक सीट आई थी बीजेपी की वहाँ पर लोकसभा की। 2019 की बात करें तो वहाँ पर जो है बढ़ के 18 सीट हुई थी। लेकिन अब भाजपा चाह रही है कि पश्चिम बंगाल में कम से कम 30 से 35 सीट जीता जाए, ताकि जो 400 पार का आंकड़ा है कुछ लेवल तक लाया जाए। तो उसको जो वोट ऑफ परसेंटेज हुए हैं कल के 72% प्लस हुए कुछ वोट, तो क्या देख रहे हैं इसमें? 72% जो लोगों ने वोट दिया है वो एंटी बीजेपी वाले हैं या ममता प्लस वाले हैं? सर इस सवाल के जवाब में मैं भी इस सवाल का जवाब खोज रहा था, तो मैंने जो पश्चिम बंगाल की जो लीडर हैं हमारी ममता दीदी, कल जब मैंने उनका चेहरा देखा तो उस चेहरे ने बहुत कुछ बयान कर दिया। तो जो पश्चिम बंगाल में वोट परसेंटेज हुई है वो तो वोट फॉर चेंज है। अच्छा, वो तो वोट फॉर चेंज है। ये मेरी अपनी एनालिसिस है। जब भी किसी प्रदेश में परसेंटेज ऑफ पोलिंग बढ़ती है तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो जो बढ़ने की परसेंटेज है वो चेंज लाती है जी, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी वाले लोग घर से निकलते हैं कि यार अभी हमको इसको वोट नहीं देना है। तो वो चीज जो है पश्चिम बंगाल में तो हुई है जी। और बाकी जैसे यूपी वगैरह की जो सीट गई थी, जितनी भी सीट यूपी की पोलिंग पे गई थी, वो सीटों के ऊपर तो लगभग सबको पता ही था कि क्या होने वाला है। लेकिन मैं फिर भी यही कह रहा हूं कि लोगों को बाहर निकल के वोटिंग करनी पड़ेगी। अगर 400 पार का सपना मोदी जी का सफल करना है तो वोटिंग परसेंटेज हिंदुस्तान की 70 से 75% के बीच में रहनी चाहिए। तो यानी 62% जो ओवरऑल दिखा रहा है उसको 70 प्लस ले आना पड़ेगा। तो इसको क्या परिणाम मान रहे हैं? क्या ओवर कॉन्फिडेंस है बीजेपी इस समय कि अब तो मोदी जी हैं, कुछ करने की जरूरत नहीं है, मोदी जी हैं, वो तो उनके नाम पर वोट गिरेगी? तो कहीं ना कहीं इसमें लग रहा है कि ओवर कॉन्फिडेंस प्लस कार्यकर्ताओं की मतलब ढीलापन, ऐसा लग रहा है? आपको दिख रहा है? सर जब किसी सेना का सेनापति सशक्त हो जी, युद्ध करने में सक्षम हो, तो बाकी के लोग ढीले पड़ जाते हैं। तो मोदी जी हर एक का तो वोट नहीं कर सकते। हाँ, ये तो आपको करना है। बिल्कुल। तो इसलिए आप ये सोचें कि भाई मोदी जी बहुत दिग्गज हैं, मतलब आप उन्हें ये कहें कि भाई इनसे बड़ा योद्धा, इनसे बड़ा वक्ता, इनसे बड़ा वोट कैचर नहीं है, तो ठीक है। जो वोट को खुद तो नहीं लड़ सकते ना जी, वो इलेक्शन लड़ सकते हैं, लेकिन जिताने के लिए तो सेना लगेगी। तो मैं तो मोदी जी की तरफ से आह्वान कर रहा हूं कि भाई आप लोग अपने घरों से निकलिए। गर्मी तो सब जगह होती है, आप आइए और वोट करिए। आप वोट नहीं करेंगे तो 400 पार का सपना पूरा नहीं होगा। और 400 पार का सपना पूरा कोई मोदी जी का निजी कोई टारगेट नहीं है। 400 पार का सपना करने सार्थक करने के बाद आप ये समझिए ये क्यों जरूरी है। हिंदुस्तान में बहुत सारे बदलाव लाने के लिए जरूरी है। हिंदुस्तान को 2047 का मॉडर्न देश बनाने के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए आप सभी से विनती है, अपने घरों से निकलें और वोट पोलिंग बूथ पर जाएं और अपना अपना वोट जरूर दें। धन्यवाद सर। तो हमारा चर्चा यही था। हम तो यही चाहेंगे कि ज़्यादा वोट पड़े, क्योंकि वोट जो है हर एक का अधिकार है और जब भी ज़्यादा वोट पड़ते तो बदलाव की स्थिति होती है। बदलाव तो होगा नहीं होगा, लेकिन वोट पड़ना बहुत ज़रूरी है। अभी अगला चुनाव जो है मेरे ख्याल 26 अप्रैल को है। 26 अप्रैल को सेकेंड फेज का चुनाव है। उसमें भी सभी स्टेट के कुछ एरिया का जो है, उसमें महाराष्ट्र भी है, उत्तर प्रदेश भी है, तो कई स्टेट है। सर यहाँ पर एक सवाल और भी है कि जो बाकी स्टेट है जैसे कश्मीर है और साउथ के जो है, यहाँ पर जो भाजपा की स्थिति देख रहे हैं हम, तो थोड़ा सा उसमें माइनस, अगर भाजपा की तरफ सोचे तो थोड़ा माइनस की तरफ लग रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम 400 पार का अगर लगातार बोलते रहे और लोग जो है घर में बैठे रहे, तो ये तो मुझे लगता है नुकसान है। ये तो सर जो साउथ का मेरा आकलन है जी, वो मेरा आकलन थोड़ा सा अलग है। और वो अलग इस वजह से है कि जो पहले ही नेगेटिव में हो तो वो जो कुछ भी लेके आएगा वो पॉजिटिव ही होगा। अगर आप आज की डेट में तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में मेरे हिसाब से 5 से 6 सीट आ रही हैं और 2 सीट तो चेन्नई में आ रही हैं जी। आप लिख के रखिए, 2 सीट चेन्नई में आ रही हैं।
और उसके बाद जो बाकी की जो जगह हैं, तो जो अन्नामलाई हैं अपने, उन्होंने झंडा गाड़ दिया है सर। रोम एक दिन में नहीं बना था। आपकी आज की कोई भी बिल्डिंग खड़ी होती है तो एक दिन में नहीं बनती, तो वो टाइम लगता है। तो वो मोमेंटम उधर आ चुका है। उसी तरह से सर आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में जो कभी भी मतलब बीजेपी के स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं रहे हैं, उनमें भी उन्होंने अपना पदार्पण कर दिया है। और आज आप देखिएगा केरला में भी आपको सरप्राइज आएगा जी सर। जब एक टाइम बंगाल में नहीं बीजेपी थी तो वहां जाके भी उन्होंने जो है अपना ध्वज लहरा दिया। तो बाकी की ये स्टेट में भी इस बार जो है साउथ आपको जो दिखाएगा वो आपको देखने में बड़ा आनंद आएगा आने के बाद। लेकिन वोट करनी बहुत जरूरी है। ये सर जो अभी जो चल रहा है, मैं बहुत सारे मतलब चैनल्स देख रहा था, तो उन्होंने कई लोग ये कह रहे हैं कि भाई इस बार जो अब की बार 400 पार है का जो नारा है, वो इंडिया शाइनिंग जैसा जो वाजपेयी सरकार के टाइम पे हुआ था, कहीं उसी तरह से फिजल आउट ना हो जाए। उसके चांसेस मुझे बहुत कम लगते हैं जी, क्योंकि वाजपेयी जी की पर्सनैलिटी में, वाजपेयी जी की कार्यशैली में और नरेंद्र मोदी जी की कार्यशैली में, और उसके साथ में अमित शाह जी की, जेपी नड्डा जी की कार्यशैली में, राजनाथ सिंह जी की कार्यशैली में बहुत फर्क है। तब की टीम और अब की टीम में बहुत फर्क है। उस समय पे उन्होंने एक इंडिया शाइनिंग का मुद्दा बनाया और इंडिया शाइनिंग का मुद्दा बहुत चला, लेकिन वो लोगों को गैल्वनाइज नहीं कर सके कि भाई तुम वोट देने के लिए आओ। लेकिन मोदी जी के साथ ये परिस्थिति नहीं है। मोदी जी अपनी स्ट्रेटेजी करंट सिचुएशन को देख के बदलते हैं और उस पर अमल करते हैं। तो मैं आज भी ये बात कह रहा हूं कि अभी मोदी जी और जो उनकी टीम है आने वाले टाइम में अपनी स्ट्रेटेजी में बदलाव लाएगी। योगी आदित्यनाथ जी, उनको ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाएगा और ये रीओरिएंटेशन होगा। जो बाकी की जो फेजेस बची हैं चुनाव के, आप उसमें देखिएगा बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। लेकिन मैं इस बात से मैं आश्वस्त हूं कि भाजपा की सरकार, मोदी जी तीसरी बार पंतप्रधान बन रहे हैं, लेकिन 400 का पार उनको ले जाने की जिम्मेदारी अब वोटरों के ऊपर है। पहला फेज चला गया है, आप लोग घर से बाहर निकलिए और वोट करिए। मेरी ये आप सभी लोगों से विनती है, बिना वोट के 400 के पार नहीं हो सकता। धन्यवाद सर। तो हमारे चर्चा पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या लगता है आपको कि आने वाले 6 फेज में जो है कुछ इसमें बदलाव हो सकता है, यानी कि वोट ऑफ शेयरिंग जो है बढ़ सकती है? इसके ऊपर हमें आपकी प्रतिक्रिया जरूरत है। और ऐसे ही खबरों के लिए, ऐसे विश्लेषण के हम लोकसभा चुनाव जुड़ी हर खबरों को जो है आप तक पहुंचाने का पूरा काम करेंगे। लेकिन इसके लिए आपको चैनल को भी हमारा सपोर्ट करना पड़ेगा। आपको चैनल सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और देखना है। तो इसके लिए बने रहिए, देखते रहिए चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद सर, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।